वो सबसे जूनियर था। तो उसकी परवरिश, ट्रेनिंग, खेल-कूद सब कुछ जो है वो हीरोज़ के बीच में हुआ। पाकिस्तान से बैक एक्शन एक ऑपरेशन हमारे ऊपर होना था, उसको इन्होंने विफल किया। ये सन्स ऑफ द सॉइल हैं उस इलाके के। ये इनके अंदर एक रोष भरा हुआ है टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने का। 24 जून सन 1987 ये हमारा सियाचिन का अटैक शुरू हुआ था बानाटॉप पे, और 3 दिन लगे और 26 जून को कैप्चर किया। और 24 जून 2007, ठीक 20 साल बाद वो ऑपरेशन हुआ जिसमें चुन्नी वीरगति को प्राप्त हुआ। मेरे लिए ये किताब नहीं है, मेरे लिए ये एक इंग्लिश में कहते हैं लेबर ऑफ लव। चुन्नी कहता था हमेशा अपने जवानों को, खाना खाने के बाद जाते थे, खाना खाने के बाद पेट्रोलिंग करने से खाना हजम होता है, और कहता है और रात भर एम्बुश में बैठने से सुबह वापस आने पर ब्रेकफास्ट की भूख अच्छी लगती है। शुरुआत मेडल से हुई, अंत सबसे बड़े मेडल से हुआ। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात बहादुरों में बहादुर की, ऐसे सैनिक की कहानी जिसे वीरता के 3 बड़े सम्मान से नवाजा गया है। शांति काल में मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से, वीर चक्र से, सेना मेडल से। सेना के इतिहास में ऐसा कोई सैनिक नहीं है जिसे इतने बड़े मेडल मिले हैं। कह सकते हैं हाईएस्ट डेकोरेटेड सोल्जर। हम बात कर रहे हैं नायब सूबेदार चुन्नीलाल की, जो आज हमारे बीच नहीं है, पर उनके वीरता के किस्से अमर हैं। देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुए हैं। उनके अदम्य साहस को किताब की शक्ल दी है लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने। किताब का नाम है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, यानी बहादुरों में बहादुर। सर, जैसे किताब का शीर्षक है, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, कैसे वो साधारण मनुष्य से असाधारण सैनिक बने? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नायब सूबेदार चुन्नीलाल और मैं, हम एक ही बटालियन में थे। मैं बहुत ऐसे मौके रहे जब मैं उनके साथ कॉम्बैट में था। वो कैसे ऐसे असाधारण सैनिक बने मेरी समझ से, और जो मैंने इस किताब में लिखा है ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव में जी। कि वो सबसे, जैसे आर्मी में आए, हमारी यूनिट में आए, ट्रेनिंग के बाद यूनिट में आए। हमारी यूनिट जा रही थी, सियाचिन ग्लेशियर में इंडक्ट हो रही थी। सन 86 की बात है। सन 87 में, 1987 में हमारी यूनिट ने सबसे हाईएस्ट अटैक इन द वर्ल्ड सियाचिन ग्लेशियर पे किया, जो कि 21,153 फुट की ऊंचाई पे था। वो बाना सिंह का सेक्शन जो था, जिन्होंने असॉल्ट सबसे आगे पहुंचे थे, उसमें चुन्नीलाल और उसका बडी लक्ष्मण ये सबसे पहले वाले जवान थे जो पोस्ट पे पहुंचे थे। हमने वो पोस्ट को कैप्चर किया। बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला और पोस्ट का नाम कर दिया बानाटॉप, और चुन्नीलाल को उस ऑपरेशन में सेना मेडल मिला। मात्र 19 साल की उम्र सर, खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन सबसे बड़े लड़ाई के मैदान, दुनिया का सबसे बड़ी लड़ाई, कैसे इतिहास रखती है सर? वो चुन्नी के दिमाग में, जैसे मैंने किताब में लिखा है, कि बचपन से ही एक फौज में जाने का भूत था, और उस इलाके में बहुत आर्मी में जाते हैं यंग मैन, और चुन्नी के दिमाग में ये भूत था। वो जाना चाहता था, ट्रेनिंग में बहुत अच्छे उसने उत्तीर्ण दर्जे पाए, और फिर वो जैसे ही हमारी बटालियन, उसको मौका मिला कि हमारी बटालियन अटैक में जा रही थी, वो वॉलंटियर किया उसने, और वो अटैक पे गया। और फिर वो उसने ऐसी बहादुरी का परिचय दिया कि जब उसके बारे में एक किताब में इसका संकलन कर रहा था, तो बाना सिंह जी ने मेरे को ये कहा, हम एक ही बटालियन के हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं, तो बाना सिंह ने मुझे कहा कि इस लड़के में बिल्कुल भय नहीं था, ऐसा मैंने देखा। फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि उस ऑपरेशन में एक परमवीर चक्र, एक महावीर चक्र, 7 वीर चक्र, 10 सेना मेडल और बहुत सारे कमेंडेशन कार्ड मिले थे। तो उसकी परवरिश, जो कि सबसे यंग था, 19 साल का, उसकी परवरिश आने वाले सालों में हीरोज में हुई। कहाँ महावीर चक्र, परमवीर चक्र, सारे एक ही बटालियन में इतने सारे लोग, वो सबसे जूनियर था। तो उसकी परवरिश, ट्रेनिंग, खेल कूद सब कुछ जो है वो हीरोज के बीच में हुआ। लेकिन
अदम्य साहस की कहानी यही नहीं रुकती है सर। पुंछ सेक्टर में आतंकियों के हमले में न केवल अपने पोस्ट को बचाया बल्कि आतंकियों को भी मार गिराते हैं वो। सन 99 की बात जो कर रहे हैं, सन 98 से लेकर 2001 तक उस वक्त मैं कमांडिंग ऑफिसर था बटालियन का, और चुन्नीलाल हवलदार था, एक सेक्शन कमांडर था। और सिर्फ ये ऑपरेशन नहीं जो जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें उसको वीर चक्र मिला, उसने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और न सिर्फ बहादुरी का परिचय दिया बल्कि बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। ऐसा नहीं कि वो बहादुरी करके जान जोखिम में डाल दे अपनी और अपने जवानों की, उल्टा वो यकीन करता था कि अपने ऊपर नुकसान ना हो, अपने जवानों पे नुकसान ना हो। तो ये बात बहुत मायने रखती है, खासतौर पे टेररिस्ट इनकाउंटर में। तो देखा जाए तो उसने बहुत सारे ऑपरेशन किए। इस ऑपरेशन में मैं कई बार उसके साथ था, मैंने फर्स्ट हैंड देखे हैं उसकी बहादुरी और उसका संयम। और इस ऑपरेशन में जहाँ पे कि एक पाकिस्तान से बैट एक्शन, एक ऑपरेशन हमारे ऊपर होना था, उसको इन्होंने विफल किया, जिसमें इसको और मेजर मनोज देशपांडे को वीर चक्र प्रदान किया गया। कुछ बताएं, बैट के बारे में चर्चा कर रहे हैं सर। बहुत से दर्शक नहीं जानते कि उस बैट हमले को विफल करना, अपने पोस्ट को बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपने कवर किया हुआ है इसलिए आप वाकिफ हैं। आजकल ऐसे अच्छा है कि ऐसे एक्शंस नहीं देखने को मिलते हैं इतने, पहले बहुत होते थे। ये बैट क्या वही बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आती हैं। उसमें टेररिस्ट भी और पाकिस्तान के सोल्जर्स भी मिक्स होते हैं। वो घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं, हमारी बॉर्डर वाली किसी पोस्ट पे नुकसान पहुंचाते हैं और वापस भाग जाते हैं। नुकसान मतलब कि हमारे जवानों को मार दिया, कहीं सिविलियन मिले तो उनको भी मार दिया। ट्रेन्ड सोल्जर होते हैं पाकिस्तान के, ट्रेन्ड सोल्जर और टेररिस्ट मिक्स आते जी। सिर्फ मोराल को नीचा गिराने के लिए, थोड़ा सा एक्शन करने के लिए। और कई बार तो बहुत दुख के साथ कहूँगा कि हमारी सोल्जर्स की बॉडीज को म्यूटिलेट करके चले जाते थे। तो ऐसे बैट एक्शन में आमतौर पे वो इनिशिएटिव लेते हैं इससे पहले कि कुछ उनके ऊपर एक्शन हो, वो भाग जाते थे। तो ऐसे बैट एक्शन को विफल करना बहुत मुश्किल होता है, हमने खुद देखा है। और उसको न सिर्फ विफल किया, हमने उनके इतने मार गिराए टेररिस्ट और सोल्जर्स, बल्कि 3 सोल्जर्स के, पाकिस्तान के 3 जवानों को हमने बाकायदा उनकी बॉडीज़ को सुकेतगढ़ में फ्लैग मीटिंग, जम्मू के इलाके में फ्लैग मीटिंग के तहत उनको आर्मी को वापस सौंपा। तो क्या इस बहादुरी के पीछे जो जम्मू का जो भद्रवाह इलाका है वहाँ का होना भी है, क्योंकि उन्होंने आतंकियों के करतूत को बहुत करीब से देखा होगा? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वो इलाका जो है डोडा किश्तवाड़ का, जैसे और भद्रवाह का, ये भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। डोडा किश्तवाड़ का जो इलाका है, वहाँ पे आज भी घटनाएं हो रही हैं। पिछले हफ्ते भी घटना हुई है। तो वो इलाके ने हमेशा, इन्होंने बचपन से टेररिस्ट की करतूतें देखी हैं, इन्होंने दुख देखा है, अपने आप पे नुकसान झेला है, अपने और अपने परिवार और अपने समुदाय पे। तो ये, जैसे आपने कहा, ये सन्स ऑफ द सॉइल हैं उस इलाके के। ये इनके अंदर एक रोष भरा हुआ है टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने का, और यकीनन ये रहा होगा उसकी मानसिकता में भी, चुन्नीलाल की। मतलब जिस इलाके की अगर बात करें कि डोडा किश्तवाड़ के कई सारे जो उस तरह के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, हाँ। और जिस तरह से आतंकी हमले वहां पर होते हैं, एक गुस्सा जिसको कह सकते हैं कि आतंकियों के खिलाफ, वो गुस्सा कहीं न कहीं यहाँ दिख रहा था उनके अंदर। वही मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी मानसिकता में आ गया था टेररिस्ट के खिलाफ। और ये गुस्सा मैंने देखा है चुन्नी में, और ऐसे लोग हैं। बिकॉज जम्मू कश्मीर में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो सताए हुए इलाकों से, मतलब इलाके जहाँ पर कि बहुत टेररिस्ट वायलेंस हुई है। तो ये चीज़ यकीनन हमारे मेरी जैकलाई के सारे जवान जम्मू कश्मीर के हैं, और इनकी मानसिकता में ये अक्सर देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने ये देखा है कि हमारी जैकलाई के जो जवान हैं, वो चाहे हिंदू हों, चाहे सिख हों, चाहे मुसलमान हों, कश्मीरी मुसलमान, सब वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। ऐसी ही बहादुरी 2007 में कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ दिखाई, जहां घायल हो गए, मैदान नहीं छोड़ा, साथियों की जान बचाई, आतंकियों को मार गिराया। जी, हुआ ये था कि ये 2007 का वाक़या है। हमारी बटालियन यूनाइटेड नेशंस में सूडान में थी। सूडान में भी बहुत अच्छा काम किया हवलदार चुन्नीलाल ने, और वापस आने पर हमारी बटालियन को डिप्लॉय किया गया कुपवाड़ा में, नॉर्थ कश्मीर में, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। वहाँ पे जब डिप्लॉयड थे और ये नए नायब सूबेदार बने थे, तो एक दिन कोहरे का फ़ायदा उठा के टेररिस्ट घुसपैठ कर गए। और जब वो टेररिस्ट का ग्रुप निकल गया एलसी फेंस को काट के,
चुन्नीलाल से रहा नहीं गया, क्योंकि इसका अपना इलाका था। इतना बहादुर सोल्जर, इतने सालों से ऐसे एनकाउंटर्स और टेररिस्ट से जूझता रहा है, दुश्मन से जूझता रहा है सियाचिन पे, तो फिर इससे रहा नहीं गया कि ये सहन नहीं कर पाया कि मेरे इलाके में मेरे होते हुए कैसे टेररिस्ट चला जाए। और उसने उस अपने कंपनी कमांडर को कहा, जब उसने कहा कि निकल गए, उसने कहा ये खत्म नहीं है, ये शुरुआत है, अभी सुबह ही हुई है और हमें पता लग गया निकले हैं, उनको मैं ढूंढ के लाऊंगा। और उनके पीछे अपने सेक्शन के साथ लग गया, क्योंकि फेंस के नीचे एक रोड है उस इलाके में, और उस इलाके में जो है उसके बीच में उन्होंने ट्रैप करना था, उनको ज़रूरी था, तो उस इलाके में उन्होंने पकड़ना था। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनके सेक्शन चल रहा था और जहाँ एक जगह पे इनको आशंका हुई, वहाँ से गोलियों की फायर हुआ। हमारे टेररिस्ट ने फायर किया, यानी इनको टेररिस्ट मिल गए, और हमारे एक नहीं 2 जवानों को गोली लगी, टांग में गोली लगी थी, घायल ही हुए थे खाली, मतलब लगी थी खाली। लेकिन चुन्नीलाल से फिर यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे होते अब इनको गोली लगी है। अब बाद में हमें पता लगा कि वो फेटल नहीं थे, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं पता था। उसने अपने जवानों को वापस खींचा, और उसमें एक रोष जो भरा हुआ था कि मेरे इलाके से कैसे निकल गए, और जैसे आपने पहले बताया टेररिस्ट के खिलाफ की एक मानसिकता थी, और वो अंदर घुस गया अंधाधुंध फायर करते हुए, और उसने 3 टेररिस्ट को अपने आप मार गिराया। लेकिन हमने एक भारी कीमत चुकाई, उनको भी गोलियां लगी, और वो बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। उनको वहां पर अशोक चक्र प्रदान किया गया था मरणोपरांत। देश का सब शांतिकाल का सबसे बड़ा एक सैन्य सम्मान जिसको कह सकते हैं जी सर। बिल्कुल, परमवीर चक्र के बराबर जो है शांतिकाल के दौरान अशोक चक्र सबसे बड़ा मेडल है। थोड़ा सर दर्शकों को यह भी बताइए कि आप सियाचिन की बात कर रहे हैं, कुपवाड़ा की बात कर रहे हैं, पुंछ की बात कर रहे हैं, जहाँ चुन्नीलाल की बहादुरी की जो कहानियां हैं वो अमर हैं, मतलब जिसको कह सकते हैं कि एक रोंगटे खड़े करने वाली बात। जरा उस जगह के बारे में बताइए कि जहाँ आतंकियों के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होता है। सियाचिन की बात करें तो तापमान जो -20 से 30 डिग्री से नीचे, -35, ये गर्मियों के दौरान जून में अटैक हुआ था। ये एक बड़ी पिक्यूलियर सी बात है कि 24 जून सन 1987 ये हमारा सियाचिन का अटैक शुरू हुआ था बानाटॉप पे, और 3 दिन लगे, और 26 जून को कैप्चर किया। और 24 जून 2007, ठीक 20 साल बाद वो ऑपरेशन हुआ जिसमें चुन्नी वीरगति को प्राप्त हुआ। अब सियाचिन का इलाका, जैसे आपने कहा, 21,153 फुट की ऊंचाई पे है वो पोस्ट। 8,000 फुट और ऊपर चले जाओ तो एवरेस्ट आ जाता है। और ऐसे जगहों पे पर्वतरोही माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जबकि हमारे जवान असॉल्ट राइफल लेके अटैक कर रहे थे। और अपने एनिमी का पोस्ट पर कब्जा किया, पोस्ट पे कब्जा किया, अटैक किया। ये खाली एक्सपीडिशन नहीं थी। तो वो इलाका, वहां पे क्रेवस हैं, बर्फ इतनी सारी है, ग्लेशियर हैं, ऑक्सीजन की कमी है, आप सांस लेना मुश्किल होता है। और उसमें एक 1200 फुट सीधी खड़ी दीवार को रस्से से चढ़ के गए, और उसके बाद अटैक किया है हमारी बटालियन ने, इस टास्क फोर्स ने, जो मेजर वीरेंद्र सिंह, जिनको वीर चक्र से प्रदान किया गया था, वो उस टास्क फोर्स कमांडर थे। बाना सिंह जी एक सेक्शन कमांडर थे, और नायब सूबेदार, उस वक्त नायब सूबेदार बाना सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिला, और चुन्नीलाल और लक्ष्मण दास और भी थे। मतलब ये पहला बड़ी पेड़ था जो ऊपर गए, और इनको सेना मेडल और वीर चक्र प्रदान किया गया। तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशन था। इलाका बहुत मुश्किल था, दुश्मन का बहुत अंदर फायर हो रहा था। 3 दिन लगे, 3 दिन ऐसे इलाके में जहाँ एक दिन काटना, कुछ घंटे काटना मुश्किल होता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस समय सबसे कम उम्र के जीवित डेकोरेटेड से उस समय इनको मिला था चुन्नीलाल को। चुन्नीलाल को। और यही चीज़ बाद में जो योगेंद्र यादव जी को मिली है कारगिल की लड़ाई में, वो भी 19 साल के थे, और ये बाद में अवार्ड मिला है। और पिता की शहादत के बाद भी उनके बेटे जो हैं उनके नक्शे कदम पर ही चलना पसंद किए, तो बहुत बड़ी बात है सबके। इससे ज़्यादा फख्र की बात क्या हो सकती है हमारी बटालियन के लिए भी, और उसके लिए भी, मनवीर के लिए। वो आज हवलदार है। कल जब बुक लॉन्च हुआ, तो जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के द्वारा बुक लॉन्च किया कल USI में, तो हवलदार मनवीर सिंह मौजूद थे, गर्व के साथ अपनी यूनिफॉर्म में, हमारी बटालियन में, अपने पिता की बटालियन 8 चैकला सियाचिन में मौजूद हैं।
और माशाल्लाह बहुत अच्छे स्नाइपर इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी माता जी थी, चुन्नीलाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती चिंता देवी भी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो आए और उनको कितना गर्व महसूस होता है, हमें भी बहुत गर्व महसूस होता है उन पर, उस हवलदार मनवीर जो कि हमारी बटालियन। आपने चूंकि बुक आपने लिखा सर, ये जो बुक है जी। ब्रेवेस्ट ऑफ द वेवर, इसमें कई सारी चीजों से होकर गुजरे होंगे सर। क्या क्या खास कुछ ऐसा पल आया कि मतलब एक जहन में बिल्कुल दर्ज हो गया है, मतलब मैं सच कहूँ तो मेरे लिए ये किताब नहीं है, मेरे लिए ये एक, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, लेबर ऑफ लव। मुझे बहुत समय लगा लिखने में। मैंने सोचा कि मैं इसकी बहादुर योद्धा पे किताब लिखूंगा। मैं तो इसको जानता हूँ, हम इकट्ठे लड़ाई में रहे हैं 3 साल। मैं बहुत यूनिट में वॉलीबॉल खेली है, बास्केटबॉल खेली है, फुटबॉल, हम मतलब इतने इकट्ठे बड़े होते हैं। ये राइफलमैन से नायब सूबेदार बना और मैं लेफ्टिनेंट से कर्नल बन के सीओ बना। तो लेकिन जब मैं किताब लिखने लगा, मैंने कई लोगों से बात की और मैंने कितने ऐसे पहलू डिस्कवर किए जो मुझे नहीं पता थे इनके बारे में। तो आपने कहा कुछ बताऊं, मैं तो भावुक हो जाऊंगा, मैं एक कोई घटना बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इसकी जर्नी, इसके रिसर्च, इसका संकलन करने में जो मुझे जैसे महसूस होता था, कई बार तो मैं लिखते लिखते रुक जाता था, उसको दोबारा पढ़ने लगता था। तो ऐसी कुछ इन्वॉल्वमेंट चीज है। अगर शेयर कर पाए सर। देखिए, जब हम वहाँ थे पुंछ में, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था, तो हमने देखा कि हर ऑपरेशन में जब चुन्नी वहाँ मौजूद होता था तो मुझे एक बड़ा रीअश्योरेंस होता था कि हाँ, अगर चुन्नी है तो सब ठीक है। और धीरे धीरे ऐसा होने लगा, वो हमारा लकी चार्म बन गया कि चुन्नी है तो सब ठीक है। ये हमेशा ऐसे रहता था। कितने बार ऐसे ऑपरेशन हुए जिसमें कि चुन्नी ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया और बाद में कहता, सर मेरे पास तो एक अवार्ड मिला हुआ है, सेना मेडल है मेरे पास, आप ये किसी और को रेकमेंड करो। फिर उसको वीर चक्र मिल गया, सर मेरे पास तो 2 अवार्ड है, आप किसी और को रेकमेंड करो। ये उसकी महानता थी। एक आखिरी चीज़ मैं और बताऊंगा, आपने कहा कुछ चीज़ याद आती है, ये इसके बीच में पोस्टिंग हुई बतौर इंस्ट्रक्टर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कांपटी में। वहाँ पे एनसीसी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पे चुन्नीलाल अपनी कहानियाँ बताता था, लोग इससे पूछते थे क्योंकि एक सेना मेडल, एक वीर चक्र था, और वो अपनी जो बातें लोग सुनते थे, इसकी बातें सारी गौर से। तो बाद में इसके मरणोपरांत चुन्नीलाल का एक स्टैचू, एक बस्ट बनाया गया उनके परेड ग्राउंड में। जो परेड ग्राउंड है उसका नाम चुन्नीलाल ग्राउंड कर दिया और उसका बस्ट है। तो आज तक लोग जो ट्रेनिंग आते हैं वहाँ पे, जो इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ पे, वो उसकी मिसाल देते हैं और उसकी कहानियाँ बताते हैं। वो तो लिखा हुआ है उसके बारे में सारा कुछ, और साथ साथ सब कहते हैं ठीक से काम करो, वो देख रहा है, क्योंकि उसकी जो बस्ट है, उसकी मूर्ति है, वो परेड ग्राउंड पर लगी है। तो वहाँ पे एक मैंने चैप्टर है जिसका नाम है वो देख रहा है, उसकी वो कहानी है जो वहाँ के बारे में। तो मतलब वो मुझे लगता है अच्छा कि वो हर जगह पे, हर 6 महीने, हर जो बदल जाते हैं, नया लॉट आता है, नए ट्रेनिज आते हैं, उनको सबको कहा जाता है वो देख रहा है, सब कुछ अच्छा। चुन्नीलाल कहते क्या थे सर? क्या मतलब क्या कहते थे लड़ाई के दौरान? बहुत सारी, चूंकि आपने उनके साथ तो बहुत एक जिंदगी आपने जिया है। लड़ाई के चुन्नीलाल बहुत कम बोलता था, ज़रूरत पड़ने पे ही बोलता था। ऐसा नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं पिक्चर वगैरह देख के कि जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा जोश और ये, बात बहुत कम करता था, लेकिन पते की बात करता था हमेशा। और सारे जवान उससे इंस्पायर होते थे, जो उससे उनको जोश मिलता था। मैं तो यूँ कहूँगा कि हम सीनियर्स भी, उसके सीनियर्स भी, हम उससे इंस्पायर्ड होते थे। मैं उसका कमांडिंग ऑफिसर था, मैं उससे इंस्पायर्ड होता था। और उसकी कहानियाँ, उसकी किस्से सुनो, वो हमेशा पेट्रोलिंग पे जाना, एलओसी पे, नॉर्मल। देखिए, लड़ाई के दौरान या एक एनकाउंटर के दौरान जोश आ जाता है, लेकिन रोज़ ब रोज़ हर रात जाके पेट्रोलिंग करना, एम्बुश करना, उसमें जोश कायम रखना जबकि कुछ नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता है। चुन्नी कहता था हमेशा अपने जवानों को, खाना खाने के बाद जाते थे, खाना खाने के बाद पेट्रोलिंग करने से खाना हजम होता है, और कहता है और रात भर एम्बुश में बैठने से सुबह वापस आने पर ब्रेकफास्ट की भूख अच्छी लगती है। मतलब छोटी छोटी बातें, ऐसी ऐसी उसकी बातें याद आती हैं जो सब जवानों को हमारी बटालियन में हमेशा उसकी बात होती है। आज वो हमारे बीच नहीं है सर जी, कैसे याद करेंगे सर?
हमारी बटालियन में तो हम ये कहते हैं, अब कई जगहों पे उसकी मूर्तियां लगाई हुई हैं, हमारे सेंटर में है, उसके गांव में है। मैं रिटायरमेंट के बाद एक मोटरसाइकिल पे उसके गांव गया था जब उसकी मूर्ति इनॉग्रेट की गई थी, एक पार्क उनके नाम पे बनाया गया है। और ऐसे जैसे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी में है, तो ये सब तो उनकी याददाश्त में कई जगहों पे है। लेकिन हमारी बटालियन में सब ये कहते हैं कि चुन्नीलाल को, नायब सूबेदार चुन्नीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसके मिशन को कायम रखें। हम यानी जितने जवान हैं, जेसीओ हैं, अफसर हैं, हम सब उसके नक्शे कदम पे चलें, वो बहादुरी की मिसाल दें, हमेशा अपने ड्यूटी दें, चाहे जहाँ पे भी हो। आज भी हमारी बटालियन लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में बॉर्डर पे है, जहाँ पे भी होता है हमारी बटालियन जाती है। चुन्नीलाल जैसे, बाना सिंह जैसे इन लोगों से हम हमेशा प्रेरित होते हैं। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसी को एक अवार्ड मिलता है बहादुरी के मौके पर, इसकी शुरुआत एक अवार्ड से हुई, यानी शुरुआत लड़ाई से हुई। ही वॉज बैप्टाइज्ड बाय फायर, और शुरुआत लड़ाई से हुई। पूरा अपना जीवन ऐसी जद्दोजहद में रहा, ऐसे ऑपरेशन किए, नॉर्थ ईस्ट में भी रहे हम लोग, असम में, राइनो में उन दिनों में बहुत जोर पकड़ा हुआ था मिलिटेंसी का, जब हम वहाँ गए थे 92 में, तो वहाँ भी रहे। फिर ये 2 जगह पीस कीपिंग ऑपरेशंस में गए, सोमालिया और सूडान में, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया अपनी बहादुरी और सूझबूझ का। और फिर उसके बाद जब आते हैं वापस LOC पे 2 टेन्योर करते हैं, तो फिर इनका आखिरी दिन, आखिरी क्षण वो भी LOC के बॉर्डर पे गुजरा। तो जहाँ शुरुआत लड़ाई में हुई और उनका अंत लड़ाई में हुआ, ऐसे योद्धा को तो हम सब सैल्यूट कर सकते। लेकिन सर 3 एक मेडल मिलना, जी। इंडियन आर्मी की हिस्ट्री की बात करें, सेना के इतिहास की बात करें, किसी भी सोल्जर को इतने बड़े मेडल नहीं मिले हैं सर। एक साथ अगर बात करें, अशोक चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल, कितना अपने आप को, चूंकि आपने साथ सर आपके काम किया है, आपने लड़ाइयाँ लड़ी है, जान पर खेला है सर आप लोगों ने। आपको भी गोली लग सकती थी, उनको भी, किसी के साथ कुछ भी हो सकता होता था। है हमेशा ऐसे। तो सर कैसा मतलब आप फील करते हैं? मैं जोश महसूस करता हूँ, मैं गर्व महसूस करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं इंस्पायर्ड फील करता हूँ। बहुत बहुत मैं क्या कहूँ कि इससे अच्छी इंस्पिरेशन हमारी बटालियन के लिए नहीं हो सकती कि वो योद्धा जिसकी शुरुआत लड़ाई में हुई, अंत लड़ाई में हुआ, शुरुआत मेडल से हुई, अंत सबसे बड़े मेडल से हुआ, बीच में और मेडल थे, और कई बार उन्होंने कहा किसी और को दे दो, यानी अगर उनको ठीक से लिस्ट बनाते तो कई और मेडल मिल जाते। एक अंतिम सवाल सर कि चुन्नीलाल की कहानी कैसे हमारे सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को, और एक कह सकते हैं कि आम जनता को एक प्रेरणा देती है सर, प्रेरित करती है? देखिए, चुन्नीलाल की कहानी मेरी समझ से सबको प्रेरित करती है, खासतौर पे युवा पीढ़ी को। जो सोल्जर्स हैं, जो सेना में हैं, सैनिक हैं, उनको तो प्रेरणा मिलती है लड़ाई के बारे में, लेकिन जो सैनिक नहीं है, आम नागरिक को भी प्रेरणा मिलती है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। देश की ग्रोथ में योगदान देना, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना के लिए सिर्फ आर्मी में आना ही ज़रूरी नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा करें, ऐसी प्रेरणा भी चुन्नीलाल देते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो करें, अच्छे नागरिक बने, वो भी आपका देश के लिए योगदान होगा। और मेरी समझ से ये सबसे अच्छी प्रेरणा है जो वो आजकल की युवा पीढ़ी को देते हैं। तो चलिए सर, NDTV से बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद।